बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम, ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर 42 भी लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में आगे देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से स्टेट नीलामी में खरीदा तभी वो उसका मालिक न बन पाया, तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे, और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हैं कि जब फाइल जमा होती है 98 की, जब आईटीआर रिटर्न पे की आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं, या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है, जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कैपिटाइज मतलब आपका एक चीज तो कहना मालूम पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें, क्योंकि पॉइंट ये हो गया कि जितनी और साइड थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सभी खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए, और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरिया से फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना लोग शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट है, और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं कंवर प्रकाश और आज है रविवार, और रविवार के दिन आपको मालूम है कि रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के ऊपर ajmerproperty.com की तरफ से प्रत्येक सप्ताह एक हम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर रोजाना मतलब हर रविवार के दिन हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो में रियल एस्टेट से संबंधित कोई ना कोई मेहमान यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। आज संजय भोरा जी हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं एक बार हमारे अनिल आसनानी जी को भी लाइन पे जोड़ लूं, उसके बाद में संजय जी के परिचय आपको मैं पूरा देता हूं। अनिल आसनानी जी आपका नमस्कार। नई तकनीक से हम लोग आपसे लाइव के माध्यम से आपके साथ में घर बैठे जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है इस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के अंदर। अनिल जी के साथ में हमने जितने भी यहाँ पर शो किए उनके अंदर अनिल जी ने कई सारी चीजों के ऊपर, कई विशेषताओं के बारे में हर सप्ताह अलग अलग
बातों के अंदर बताया कि क्या क्या चीज होती है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी किराए पे लेनी चाहिए, किस प्रॉपर्टी को लेने से किस तरीके का फायदा होता है। और उसके अलावा हमने कई एक्सपर्ट स्टूडियो के अंदर हम लोग लेके आए, उसके अंदर किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, किस तरीके से उस बिल्डिंग का एक्सटीरियर का काम को देखा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर किस किस तरीके के मटेरियल लगते हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी। और जो बिल्डर हैं जो बाहर से भी बिल्डिंग के अंदर सीलन आ जाए तो उनका चीजों के एक्सपर्ट भी हम लोगों के स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। अनिल आसलानी जी, आपका स्टूडियो से डायरेक्ट आपके घर बैठे हुए आपका स्वागत। मैं संजय बोहरा जी का आपको एक परिचय देने से पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्ति चाहे तो दुनिया में क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और नई पीढ़ी जब किसी व्यवसाय में जुड़ जाए तो उस नए व्यवसाय में जुड़ने के बाद किस तरीके से उसमें गति आती है, इसका आज एग्जाम्पलिंग देखते हुए आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मैं बात करूंगा जय स्टोर्स की। जय स्टोर 57 साल पुरानी संस्थान, जिन्होंने बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंटीरियर लगती है, क्या पर्दे से बिल्डिंग सुंदर हो सकती है, क्या वॉलपेपर से बिल्डिंग सुंदर हो सकती है, अपना इंटीरियर सुंदर हो सकता है, या क्या चीज की साथ सज्जा की जाए जिससे वो चीज सुंदरता की तरफ बढ़े। जिस तरीके से हमारे बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड के अंदर जिस तरीके से वॉलपेपर और एक पीछे से एक पर्दे के ऊपर जिस तरीके से बैकग्राउंड खड़ा हो गया, इसी तरीके से हर चीज बदली जा सकती है। इस तरीके की पहचान देने के लिए जय स्टोर अजमेर के अंदर एक पुराना नाम, पुराने समय से लोगों को अपने घरों में रद्दोबदल बदलने के लिए काम करने वाली। जब नई पीढ़ी जुड़ी तो नई पीढ़ी में जब संजय बोहरा जी इस व्यवसाय से जुड़े तो व्यवसाय जड़ा कि कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की जरूरत है, कहीं ना कहीं शहर से बाहर निकलकर कुछ काम करने की जरूरत है। तो पर्दे वाला के नाम से आपने श्री डॉक्टर एस.के. अरोड़ा जी के जो पास में वैशाली नगर में है, उनके पास में एक पर्दे वाला के नाम से आपने फर्म प्रारंभ की। आपने फर्म ही प्रारंभ नहीं की, जो आपने पूर्वजों से जो चीज पाई थी उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उन सब चीजों को एक्सटेंशन का काम किया। आपने ऐसी कोई स्कूल नहीं जिन स्कूलों के अंदर आपने अपनी पहुंच बनाकर उन सब चीजों को चेंज नहीं किया हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिस इंडस्ट्री में आपने पहुंचने का काम नहीं हो, चाहे वो ब्रांडिंग वाली कंपनियां हो चाहे नॉन ब्रांडिंग कंपनियां हो, सभी जगह आपने पहुंचने का प्रयास किया और सभी जगह पर आपने उन जगह पे अपनी मुकाम को खड़ा किया। निश्चित रूप से आपका आज स्टूडियो में हम पाकर अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। संजय जी, आपका दोबारा इस स्टूडियो के अंदर स्वागत। सबसे पहले कमल जी, आपको और मौजूद सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। और मैं कमल जी का खास तौर पर, अनिल जी का खास तौर पे धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आके अपने कुछ व्यूज विचार रख सकूं और इसके अंदर अगर आपकी कोई मदद कर सकूं इंटीरियर से रिलेटेड कोई चीज के अंदर, डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू वंस अगेन जी। निश्चित रूप से जब हम इस शो के अंदर जुड़ते हैं तो हमारे साथ में कई लोग जुड़ते हैं और उन लोगों के जब जुड़ने के अंदर उनकी बात आती है कि भाई आप किस तरीके से क्या चीज चाहते हैं, तो कई सारे प्रश्न हम लोगों के पास में पूर्व में लोगों के प्राप्त हो जाते हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है, जैसे कि मैं हूं, अपना घर बनाना चाहता हूं या अपना कार्यालय बनाना चाहता हूं, तो उसको सजाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं। हाँ कमल जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग इंटीरियर्स चालू करने से पहले किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सोच होती है वो काफी हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि हम लोग अभी नया क्या है उससे बहुत ज्यादा दूर है और अभी मार्केट में क्या नया चल रहा है, किस तरह का इंटीरियर्स हम लोग अपने आप को अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं जिससे हमें सूदिंग लुक मिले, जो मेरे व्यवहार के साथ, जो मेरी लाइकिंग के हिसाब से ओके हो, क्योंकि मुझे वहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। आज मुझे घर में स्ट्रेस फ्री लाइफ के बाद में पूरा वर्किंग के बाद घर जाता हूँ, मेरा घर ऐसा होना चाहिए कि मेरे को एक सूदिंग, एक कंफर्ट मेरे को मिले वहाँ पे लुक के अंदर ही। स्टार्ट से वो जैसे घर में मैं घुसता हूँ, दरवाजा खोलने के बाद से लेके वापस बंद करने के बाद तक, वापस निकलने के बाद तक लुक ऐसा होना चाहिए जो मुझे मेरी पसंद के अनुसार हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग हमारी पसंद तक नहीं पहुंच पाते। मुझे क्या पसंद है, मैं कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ? मैं टीवी पे कुछ देखता हूँ, मैं बाजार में कुछ ढूंढने जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारी वैरायटीज हैं। मैं दोस्त से पूछूंगा तो वो उसके व्यूज देगा, मैं किसी और पड़ोसी से बात करूंगा, किसी और का देखेगा, तो मैं टोटली कंफ्यूज हूँ ऑलरेडी। अभी मेरे को सबसे पहला, मेरा पहला डिसीजन मुझे ये लेना है कि मुझे घर डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के बाद हमें ये चीज सोचनी कि मुझे क्या चीज पसंद है, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, मेरे को उसमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है।
एक रूम मुझे रखना है जहाँ पे बाहर के लोग आएंगे तो उनके हिसाब से मुझे अच्छा करना है, बाकी 90% ऑफ द हाउस शुड बी ऑफ माय चॉइस, नॉट ऑफ अदर्स। दूसरों की पसंद का मुझे दूसरों के घर में जाके मैं पूरा उसका सम्मान करता हूँ, पसंद का मैं सम्मान करता हूँ, व्यूज का, विचार का, सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर मुझे क्या अच्छा लगता है उसके लिए मैं पहले डिसीजन लूँ, मैं अपनी सोच को क्लियर करूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़े। डिसीजन लेना है कि मुझे घर बनाना है, बेडरूम बनाना है, तो उसमें कलर्स कौन से मेरे को यूज करने हैं, ड्राइंग रूम है तो मेरे को कलर्स कौन से यूज करने हैं, बच्चों के लिए मुझे क्या यूज करना है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में क्या क्या घर में एड ऑन कर सकता हूँ, उसकी खूबसूरती के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज पहले अपने स्वभाव के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, फिर आप इसमें आगे बढ़िए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बिल्कुल आपका सही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में किस तरीके की चीज चाहता है, उसकी कई बार उसकी पसंद की चीजें उसको नहीं मिल पाती है, परंतु जो सबसे बड़ी चीज है जो आपके जो शोरूम के अंदर जो प्राप्त होती है, वो सबसे बड़ी चीज ये प्राप्त होती है कि उस पे पूरा पूरा डिस्प्ले आपके सामने, जो चीज आप चाहते हैं वो सिर्फ कैटलॉग तक ही सीमित नहीं है, वो चीज सामने प्रैक्टिकली आपको सामने उसको डिस्प्ले के अंदर वो सब चीजें देखने में मिलती है। यदि आप कोई पर्दा लगाना चाहते हैं तो पर्दे का कलर बनने के बाद किस तरीके से होगा, उसके डिजाइन किस तरीके की होंगी, इन सब चीजों का डिस्प्ले यदि आदमी को मिलता है तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का फायदा मिलता है। हाँ अनिल जी, आपके पास भी काफी प्रश्न आए हुए हैं, पूछिए जी। सबसे पहले तो जैसे मैं लेमैन हूँ सपोज, और मैं अपने दिमाग की प्लानिंग को कैसे आप तक पहुंचाऊं कि मैं कैसे क्या करना चाहता हूँ, उसका आप कैसे पता करते हैं संजय जी? ऐसा है कि डिजाइन शैली का डेफिनेटली अगर मैं कर्टन्स की बात करूं तो आप मेरे पास आएंगे तो डेफिनेटली मैं बात आपको सजेशन दे सकता हूं, आपको समझ सकता हूं, आपके टेस्ट को समझने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आई कैन सजेस्ट। अगर लेकिन आप लेमन की बात करो और आप लगभग पूरे इंटीरियर्स नया रिनोवेट करना चाह रहे हैं, नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्लोरिंग में क्या क्या पैटर्न चल रहे हैं, सीलिंग डिजाइन कैसे हो सकते हैं, वॉल का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, विंडो का कवरिंग्स किस तरह की हो सकती है, फर्नीचर हम लोग किस तरह का रख सकते हैं, तो वो सब चीज के अंदर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं। काफी लोग हैं बाजार के अंदर या हम लोग जिनको इंटीरियर डिजाइनर के नाम से पहचानते हैं, आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं, तो उनसे भी अपन मदद ले सकते हैं। उनके जी हम उनके सामने हमारे व्यूज रख सकते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए, मेरा कंफर्ट जोन इस चीज में आता है, तो ही कैन सजेस्ट यू। अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर अ प्रोफेशनल व्यू और उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। जी अनिल जी, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, सबसे ज्यादा जैसे आज ही मैं कहीं एक साइट पर मैं थोड़ा सा गया था थोड़ी देर के लिए, तो वॉल पेंट का जो दीवार पेंट होती है इसका चयन कैसे करते हैं, कैसा क्वालिटी है, कैसे क्या है? मेन सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग जो सबसे इनिशियल लेवल है वो वहीं से स्टार्ट होता है। इनिशियल और अनिल जी मैं बोलूंगा सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि कलर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हर कलर की एक वैरायटी है, हर एक खूबी है उसकी, एक फीचर है उसका खुद का। आप अगर ग्रीन की बात करेंगे तो वो एक हार्मोनियस लुक देता है, एक थोड़ा सूदिंग लुक देता है। ब्लू की बात करेंगे तो ग्रोथ का एक वो साइन होता है। रेड की बात करेंगे तो एक एग्रेशन की तरफ या लव की तरफ का एक वो हो गया। तो आपको किस रूम में क्या चीज चाहिए, पहले कलर आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद कलर जितने ज्यादा माइल्ड होंगे उतना ज्यादा, क्योंकि घर ऐसी जगह जहाँ पे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपके कंफर्ट की बात मैं करता हूँ, तब जब आप अपने आराम की उसमें स्थिति में होते हैं तो आप घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा लाउड ना हो, बहुत ज्यादा चटक कलर या बहुत ज्यादा हम लोग पेस्टल कलर्स की तरफ अगर जाते हैं तो कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, बहुत जल्दी फिर वो चुभने लग जाता है। तो कलर सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो सब्टल हो, सबड्यूड हो और एकदम सूदिंग हो, तो आप कभी भी देखो तो आपको फ्रेश लुक दे। तो कलर चॉइस रूम के हिसाब से कर सकते हैं। डाइनिंग में आपको क्या कलर यूज करना है, डाइनिंग में जो अगर आप कलर की चॉइस वास्तु के हिसाब से भी रख सकते हैं, वैसे भी रख सकते हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर। बेडरूम साउथ की वॉल है, साउथ की वॉल जनरली हैवी होना चाहिए, तो वो डार्क कलर की तरफ, मरून की तरफ, रेड की तरफ, डार्क ग्रीन या कॉफी कलर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो दोनों चीज आपको डिसाइड करनी है। आप एज अ कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करने वाले हैं, वास्तु के हिसाब से डिसाइड करने वाले हैं। वास्तु के हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ, आपका कंफर्ट लेवल नहीं बिगड़ता है। तो काफी ऑप्शंस हैं, कलर सिलेक्शन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बस ये कि लाउड ना हो, माइल्ड रखे, सॉफ्ट रखें कलर्स को, और बहुत ज्यादा कलर यूज ना करें। बहुत ज्यादा घर में कमरे में 4 दीवारें हैं तो एक दीवार को हम लोग थोड़ा सा कोई वॉलपेपर के अंदर ले सकते हैं, कुछ हाइलाइटर उसमें कलर में कुछ डिफरेंट हम लोग कर सकते हैं। काफी ऑप्शंस अभी आ रहे हैं बाजार के अंदर, जैसे पीई फोम शीट्स आ रही है जिसके अंदर एक वॉल को पूरा डिफरेंट लुक देना, तो पूरा ऊपर से एक क्लैडिंग हो जाती है, एक तरह से एक शीट आती है,
लेमिनेशन में काफी चीजें आ रही, लेमिनेट्स के अंदर काफी चीजें आ रही हैं। तो सब चीज आपको डिसाइड करनी है। अगर रूम अगर छोटा है तो कम से कम उसके अंदर हम चीजें डालें, लाइट कलर रखें। रूम बड़ा है तो हम उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नई नई चीजें ला सकते हैं। उसके बाद आपको आपका बजट भी देखना है, हमें किस बजट के अंदर क्या चीज खत्म करनी है, वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत के लिए, क्योंकि कलर आपने अगर गलत चूज कर लिया तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। आपको वॉलपेपर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपको फ्लोरिंग सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी, आपको फर्नीचर में प्रॉब्लम आएगी, आपको जो छोटे छोटे शो पीसेस चाहिए उनके लिए प्रॉब्लम आएगी। ऑड कलर आपने ले लिया तो कभी कुछ मिलेगा नहीं बाजार में आपको। आप कुशन कवर लेने जाएंगे, फिर उस शेड कार्ड लेके आप घूमते रहेंगे कि साहब मुझे ये कलर चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो यू विल बी टोटली आउट लॉस्ट, परेशान हो जाओगे। एक छोटी सी चीज आपको पागल कर देगी, समय भी बर्बाद करेगी और आपका दिमाग भी। निश्चित रूप से अनिल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि अपने जगह को कुछ प्लान करना चाहता है, कुछ अपनी जगह को इंटीरियर करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके बारे में डिजाइन कर ले। यदि वो भले किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास में जाता है तो इंटीरियर डिजाइनर के पास में उसको जाना चाहिए। निश्चित रूप से उस सब चीजों से बहुत बड़ा पैसा बचता है और वो सारी सजेस्ट करने की दृष्टिकोण से आप भी स्वयं भी वहां पर रह के पूरा सजेस्ट करते हैं, कभी आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। परंतु यदि आदमी कई बार क्या होता है, इंटरनेट की दुनिया के अंदर चले जाता है और इंटरनेट के हिसाब से उन सब चीजों को चॉइस करने की कोशिश करता है। वो एक चीज तो डिसाइड कर लेता है, परंतु उसको जो 3 दीवारें उनके बारे में नहीं सोच पाता है, उसके नीचे फर्नीचर रखा हुआ उसके बारे में नहीं सोच पाता है। यदि वो सब चीजों के बारे में पहले एक बार सोच ले और उसके बारे में प्लान कर ले कि मेरे को किस तरीके का सोफा सेट लगाना है, किस तरीके की मेरी दीवार होनी चाहिए, किस तरीके का मेरा फर्श होना चाहिए, किस तरीके की मेरे पर्दे होने चाहिए, इसके बारे में यदि लमसम भी एक कलर के अंदर भी जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अनिल आसरानी जी के साथ में हमने एक शो किया था, उस शो के अंदर अनिल जी ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि क्या वास्तु के हिसाब से कोई कलर रंग सुझाएंगे क्या। वो सजेशन डेफिनेटली मैं आपसे लूंगा कि रंग आप सुझाएंगे उसके बारे में। परंतु अनिल जी ने बहुत अच्छी चीज वही थी जो मेरे मन मस्तिष्क में मतलब वो चीज चली गई। उनका कहना था कि जो कलर आपके दिमाग में बैठ जाए, यानी बैठ जाए, जो आपको गुड फीलिंग देवे, आपको हैप्पीनेस देवे, वो कलर आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। वो चीज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे लागू होती है। इस बारे में आपका कहना है? बिल्कुल सही बात है, चीज पसंद आए रखना चाहिए। कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप बैठे। अगर फैमिली में 5 मेंबर्स है तो हमें सबकी सोचनी होगी। हो सकता है जो कलर मुझे अच्छा लगता है मेरी वाइफ को अच्छा ना लगे, बच्चों को अच्छा ना लगे, तो डेफिनेटली एक रूम ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे सब कुछ चाहे फर्नीचर हो, चाहे सीलिंग का कोई पैटर्न हो, चाहे फ्लोरिंग हो, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं आधा 1 घंटा, जहाँ आपको नए नए व्यूज आइडियाज आना शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ हर चीज आपकी पसंद की है। तो सब चीज मिलकर आपको सपोर्ट करेगी, आपकी सोच को एनहांस करेगी। तो डेफिनेटली अगर आप घर बना रहे हैं और कुछ इस तरह की आपकी एक्सक्लूसिव सोच है जो आप खुद के लिए कुछ उसमें करना चाहते हैं, कुछ भी बुराई नहीं है, उसके अंदर करना चाहिए। एक पोर्शन आपको अपने लिए रखना चाहिए, बिकॉज यू आर द ब्रेड विनर फॉर योर फैमिली। आप आपके घर के लिए अन्नदाता हैं और आपका दिमाग अगर स्वस्थ रहेगा तो उनकी हेल्थ स्वस्थ रहेगी, सीधी सी बात है। तो आपका दिमागी रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपकी पसंद की अगर कोई स्पेस होती है तो नथिंग लाइक इट। अब उसमें आप लाउड कलर यूज कीजिए, लाइट कलर यूज कीजिए, पेस्टल कलर यूज कीजिए, जो आपकी चॉइस है, उसमें आपको जो मर्जी आपके हिसाब से कराइए, बिकॉज दैट रूम इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। और परिवार की बात करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा सा डिसीजन में हमें सबकी कुछ ना कुछ व्यूज लेने पड़ते हैं। लाइट कलर में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, लाइट कलर लगभग सबको पसंद आता है। बहुत ज्यादा ब्राइट कलर अगर घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको कम पसंद आएंगे, बच्चे हो तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होगा देख के। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा वो चीज। तो अब जो स्कोप हो गया है इंटीरियर्स का, इट इज वेरी वाइड। पहले हम लोग बहुत सीमित परिवारों में रहते, सीमित जगह में रहते थे, सीमित संसाधन थे। अब सब चीजें बढ़ गई है, इनकम लेवल बढ़ गया है, स्पेंडिंग बढ़ गई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस बढ़ गए हैं, तो ऑप्शंस काफी हो गए। तो अगर आप घर बना रहे हैं, अपने लिए कुछ सोचते हैं, कुछ भी बुराई नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एज अ कंबाइंड, लाइक 5 जने फैमिली रह रही है, 10 जनों की फैमिली रह रही है, तो सबको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। बिल्कुल निश्चित बंधु, ये तो चीज है कि आपके हिसाब से लाइट कलर रखनी चाहिए, इन सब चीजों के हिसाब से आपका आइडिया है। परंतु आपने अभी बात करते करते एक चीज कही थी कि वास्तु के हिसाब से कलर की चॉइसिंग यदि रहती है तो ज्यादा बेटर रहती है। तो वास्तु के हिसाब से जैसे आपने एक दीवार का एग्जांपल भी दिया, इस तरीके चारों दीवारों के अंदर कौन सी दिशा के अंदर कौन से कलर रखने से ज्यादा फीलनेस महसूस होती है, इस बारे में बताएं। अब हम लोग कलर की कमल जी बात करते हैं तो कमल कलर्स में क्या है, हर कलर की जैसे मैंने कहा कि खूबी होती है, फीचर होती है। तो वास्तु कुछ भी नहीं है, वास्तु एक ऐसी चीज बनी जो प्रैक्टिकल चीजों को दिमाग में ध्यान में रखते हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या होता है अपना। 9 मंथ वेस्ट टू ईस्ट होता है, 3 मंथ ईस्ट टू वेस्ट होता है। तो जो विंडो की ओपनिंग होती है सजेस्ट किया जाता है कि वेस्ट या ईस्ट में ही आपकी विंडो हो।
साउथ आपका सॉलिड होना चाहिए हमेशा, और नॉर्थ आपका एंट्रेंस प्रॉस्पेरिटी का है, तो जो ग्रीन कलर है वो नॉर्थ की तरफ ले जा सकते हैं, जो हैवी कलर्स हैं, सॉलिड कलर्स हैं, जो डार्क कलर्स है वो साउथ की तरफ ले जा सकते हैं। बच्चों के स्टडी रूम की बात करते हैं तो वहाँ लाइट पेस्टल शेड्स ले सकते हैं या ब्लू टोन पे हम लोग जा सकते हैं। डाइनिंग की अगर बात करें तो डाइनिंग में जो सजेस्टेबल, जो वास्तु सजेस्ट करता है वो ग्रीन, ब्लू एंड पिंक कलर आप यूज कर सकते हैं। ये सूदिंग कलर्स डाइनिंग में इसलिए यूज करते हैं ताकि एक सॉफ्ट लुक, और आप अगर घंटा 2 घंटा वहां पे बैठे तो आपको एक अच्छी फील गुड फैक्टर वहां पे मिलता है कलर में। जी अनिल जी। संजय जी, मैं एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। नॉर्मली हमारे घर में 4 चीजें होती हैं, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम और किड्स रूम। इन चारों के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई रहता है कि जैसे किड्स के लिए ये बेटर कलर है? क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। मैंने भी मेरा जब वॉल पेंट्स कराया था तो कम से कम शायद 3 बार तो मैं कंफ्यूज रहा था। 2 बार मेरा वॉल पेंट मुझे चेंज कराना पड़ा क्योंकि वो जो चाह रहा था वो एक्सपेक्टेड बैठा नहीं था। बट एनीवे, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करेंगे बेडरूम, गेस्ट रूम और अपना ड्राइंग रूम और किड्स रूम के लिए कि कौन कौन से कलर बेटर है? किड्स रूम की जैसे बस पहले क्वेश्चन का आपके किड्स रूम में क्या होता है, आपने अगर कोई चीज सोची है वो चीज अच्छी थी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जैसे ही हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं और उनकी चॉइसेस उसके अंदर मिक्स करते हैं तो वो फिर खिचड़ी हो जाती है। खिचड़ी कैसे हो जाती है कि आपके दिमाग में आपने पूरी एक थीम बनाई थी, उसके बाद फिर वो बच्चों का व्यू आया तो उसमें से पलंग निकल गया, उसकी जगह दूसरा कलर आ गया, दीवार में ये चीज नहीं हटके फिर आपके वाइफ ने कोई दूसरा नहीं, हमें तो हम लोग हमारी चॉइस थोपने की कोशिश करते हैं कितनी बार, तो उस वजह से हो सकता है 19-20 हो जाए। बाकी अगर प्रॉपर प्लान वे में अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के रूम में एक यहाँ हम लोग ब्राइट कलर्स या पेस्टल शेड्स की तरफ जा सकते हैं। लाइट पिंक है, ब्लूज हैं, ग्रीन्स हैं, इसकी तरफ हम लोग जा सकते हैं। सीलिंग में हम लोग कुछ डिफरेंट कर सकते हैं जहाँ बच्चों को एक एनर्जी मिले, बच्चों को एक मोटिवेशन मिले, बच्चों को एक एजुकेशन मिले, बच्चे उसको देख के मोटिवेट हो, हर कुछ करने का उनको जुनून हो, तो वो एक फ्रेश फीलिंग उनकी वहां पे रहे, ऐसा रूम का लुक हो। सीलिंग में आप चेंजेस कर सकते हो, फ्लोरिंग आप थोड़ी सॉफ्ट ले सकते हो, और बहुत ज्यादा भरा हुआ ना हो बच्चों का रूम। बच्चों का रूम इस तरह का कि बच्चे बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज होते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब अपनी चीज इधर फेंकी उधर फेंकी, तो देयर शुड बी अ प्लेस। उसको अगर कपड़े पटकने तो कहाँ रखने तो कहाँ रखेगा वो, उसको बुक्स रखनी तो वो चीज ऐसी बनी हुई हो कि वो चीज अगर वो इधर उधर उसकी जगह पटक भी देगा, वो ऐसे ऐसे गिरी हुई भी है तो बुरी नहीं लगेगी, रूम का लुक नहीं बिगाड़ेगी। दूसरा, उसको वो मैनेज करने में इजी हो, फ्रेंडली हो, किड फ्रेंडली। मतलब वो रूम में अंदर घुसा तो आते बैग फेंकेगा तो बैग रखने की जगह वहीं होनी चाहिए। वो आएगा कपड़े पलंग पे तो सबसे पहले जाएगा, तो उसके पहले कपड़े के आसपास जो भी आपको अरेंजमेंट्स करने तो वो किड्स फ्रेंडली हो, वो चीज मेन देखते हुए। तो या तो पूरा बच्चों की चॉइस के हिसाब से, या बच्चों का अगर आप इस डिसीजन लेने में बच्चे थोड़े कमजोर हैं तो आप आपके हिसाब से कि बच्चों के लिए फ्रेंडली क्या हो सकता है तो वो डिसाइड आप कर सकते हैं। बेडरूम है तो बेडरूम के अंदर वैसे लोग टीवी लगाते हैं, हम लोग सजेस्ट नहीं करते टीवी के लिए, क्योंकि वहाँ एक जगह है जहाँ आप आपके धर्मपत्नी के साथ या एक अच्छा समय बिताते हैं, काफी डिस्कशन भी वहाँ पे होते हैं, और एक बहुत आपको पर्सनलाइज और एक बहुत आप जैसे बोलते हैं प्राइवेट प्रिवेसी मिलती है आपको वहाँ पे। तो वहाँ ओवरऑल इंटीरियर्स के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आजकल वैसे ड्रेसिंग और टॉयलेट के साथ ड्रेसिंग का ट्रेंड चल रहा है। ड्रेसिंग इसलिए ताकि रूम अनऑर्गेनाइज ना दिखे, और बेडरूम के अंदर आप एक सोफा हो, टीवी बिल्कुल भी ना लगाए ताकि आपके समय आप एक दूसरे को दे सकें, और एनवायरनमेंट एक दूसरे का इस तरह का कोई भी डिस्कशन करें तो एक वो माहौल भी आपको सपोर्ट करें। बैक वॉल आप डिजाइनर ले सकते हो बैक का, क्योंकि वो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन रूम का लुक मेंटेन रहेगा, लुक खूबसूरती भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पलंग का बैक की मैं बात कर रहा हूँ, उस दीवार को आप चाहें तो कुछ अच्छा बेड बैक देके या अच्छा कोई वॉलपेपर देके या अच्छा कोई डिजाइन देके, तो वो आपके लुक को भी मेंटेन करेगी, एट द सेम टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं करेगी। तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। बेडरूम गेस्ट रूम के अंदर गेस्ट आपके कभी कभी आता है, साल में 2, 4, 5, 10 बार गेस्ट आएंगे आपके, तो रूम ऐसा होना चाहिए कि बहुत गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम दोनों के लिए लगभग, ड्राइंग रूम ऐसी प्लेस है जहाँ पे आदमी सबसे ज्यादा खर्चा करता है, अपनी पॉम्प एंड शो दिखाना है, अपना एक टेस्ट भी दिखाना है लोगों को, सब कुछ दिखाना है, तो ड्राइंग रूम बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। और गेस्ट रूम भी ऐसा होना चाहिए कि आदमी आए, एक जो इंटीरियर्स होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म इंटीरियर्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इंटीरियर। शॉर्ट टर्म मतलब जो आपको अभी 2 दिन 3 दिन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप होटल रूम्स में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा तड़का भड़का होता है तो इनिशियल तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आप लंबे टाइम तक रुकेंगे तो वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी। तो गेस्ट रूम के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाउड कलर्स डाल सकते हैं कि उससे ना तो उनकी सोच पे कोई फर्क पड़ना, ना आपकी सोच पे कोई फर्क पड़ना, बस उसका लुक आदमी आए तो उसको ऑ फैक्टर जैसे बोलते हैं हम लोग, हाँ मजा आ गया कि यार क्या शानदार गेस्ट रूम है, ऐसा होना चाहिए। तो गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम ये हम लोग थोड़ा सा जिसमें पैसा खर्च भी कर सकते हैं, और ये दूसरे घर के दूसरे हिस्सों से काफी अलग होना चाहिए।
जी अनिल जी, देखिए, आप सजेस्ट करते हैं या हमें इंटीरियर वाले से सजेशन लेना चाहिए? मैं अगर प्रॉपर समय दें अनिल जी अपने सोच के लिए, नेट के ऊपर सभी चीज उपलब्ध है। आपको कोई भी चीज सपोर्ट डिसाइड करनी है, मैंने वॉल डिसाइड कर ली तो उसके मैचिंग में मुझे क्या चाहिए, वहां पे एक्सपर्ट व्यूज भी मिल जाएंगे। स्टिल आपको प्रॉब्लम आती है तो इंटीरियर की सपोर्ट लेनी चाहिए, उसमें काम ऑर्गेनाइज हो जाता है। दूसरा, आपकी कॉस्टिंग बच जाती है। आप कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर उस चीज का मजा भी नहीं आता, पैसा भी पूरा लग जाता है, फिर उसको वापस चेंज करते हैं, एडिशनल कॉस्ट लगती है। तो वो सब चीजों से आप बच जाओगे। इंटीरियर अपनी जो भी फीस होगी वो डेफिनेटली लेंगे आपसे, और हमारे दिमाग में एक रहता है कि उनकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप उनको बताएंगे कि भाई हमें इस बजट में करना, तो उस बजट में करके देंगे, तो आपका पूरा दिमाग आपकी जगह वो चलाएंगे, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स देंगे। तो इंटीरियर का डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ कि जाना चाहिए। जी अनिल जी, वैसे मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ इनसे, संजय जी, अपना अगर सपोज कलर के बाद दूसरा आता है फर्श का, तो अगर सपोज हम जो फर्श बदलना चाहें, जो फ्लोरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या आप सजेशन दे सकते हैं, क्या ऑप्शंस दे सकते हैं? क्योंकि आपके पास तो सारा वाइड रेंज है, तो उसमें आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सकें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी फ्लोरिंग में भी काफी ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग से आप बोर हो गए हैं, काफी पुरानी है, कुछ नया लुक देना चाहते हैं, फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगेन प्ले करता है इंटीरियर्स के अंदर। तो ऑप्शंस में अगर हमारे वुडन फ्लोरिंग आपने काफी जगह देखी हुई है, वो ऑप्शन है। उसके अलावा अभी सीमेंट बेस्ड पीवीसी टाइल्स आ गई हैं, पीवीसी टाइल्स आ गई हैं, तो वो चीज का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी उसकी काफी अच्छी होती है। वुडन टाइल में ड्रॉबैक्स है, अच्छा लुक तो आता है, लेकिन वो स्वेल उसका फूलने का या उसको टर्माइट्स वगैरह का उसका प्रॉब्लम रहता है। तो इसी का ऑप्शन सब्स्टिट्यूट अभी आ गया है, पीवीसी 2 mm 3 mm के अंदर फ्लोरिंग्स आ रहे हैं, 6 mm तक के फ्लोरिंग आ रहे हैं। तो इजी टू इंस्टॉलेशन, इजी टू मेंटेन, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ बच्चों के लिए नया चाहिए तो हमारे पास एक्रेलिक फ्लोरिंग्स भी आ गई हैं अभी, लिक्विड बेस्ड, तो उसके अंदर हम लोग कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस 2-4 अच्छा है, लेकिन इसमें पीवीसी और वुडन का बहुत अच्छा ऑप्शन। तो जैसा पीवीसी जो आप बता रहे हैं, ये इसका ड्यूरेबिलिटी कितना रहता है? सॉरी, आप ये जो अभी इतना पतला बारीक जो आप 2 mm 3 mm 6 mm बता रहे हैं, तो बहुत बारीक टाइल हुआ। ये एक्चुअली टाइल बारीक है, लेकिन वो पेस्टिंग के बाद बहुत हार्ड हो जाती है। अगर आपका फ्लोर अनइवन है तो डेफिनेटली मैं सलाह ना तो वुडन की दूंगा, ना मैं पीवीसी की दूंगा। अगर आपका फ्लोर प्लेन है, मार्बल है, उसके ऊपर आप लगाने जा रहे हैं, टाइल्स है उसके ऊपर लगाने जा रहे हैं, तो पीवीसी कहीं भी नहीं जाएगी, काफी सॉलिड हो जाती है इंस्टॉल होने के बाद, एज गुड एज स्टोन। वो काफी कॉस्टली रहती है? नहीं, बहुत सस्ती होती है। इसमें तो बहुत ऑप्शंस आ गए, हम लोग 50 रुपए से फ्लोरिंग चेंज कर सकते हैं, और फिर जो रेंज आप लेना चाहो, कमर्शियल इंजीनियर्ड वुड्स भी आती है, वुड भी आती है, पीवीसी सीमेंट पीवीसी टाइल्स भी आती हैं। तो हर तरह की रेंज है, मतलब हर बजट के लिए कुछ ना, हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ इस अभी आज की तारीख में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये हमारे पास भी अवेलेबल है। भाई साहब, हाँ, मुझे बताएं कि कोई भी यदि कोई कहीं पर वॉलपेपर लगाना हो तो उसका सिलेक्शन किस तरीके से करें, कि कहाँ पे किस तरीके का वॉलपेपर लगना चाहिए, इसके बारे में एक बात बताएं। वॉलपेपर्स के अंदर काफी ऑप्शंस आ गए हैं। जो एक ट्रेडिशनल वॉलपेपर्स जो फ्लोरल वगैरह या डायरेक्ट डिजाइन के अंदर या टेक्सचर के अंदर वो होते थे, उसके अलावा कस्टमाइजेशन अभी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब आप जो चीज आपको चाहिए वो चीज बन के आ जाएगी, मतलब 100% कस्टमाइजेशन की, मुझे इस रूप के अंदर इस तरह का लुक चाहिए तो लुक हो जाएगा। तो कोई भी एक वॉल, मैं 4 में से 4 को सलाह नहीं देता हूँ, एक वॉल एज अ हाईलाइटर हम लोग वॉलपेपर वो वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं जो प्लेन वॉल हो, जहाँ पे पूरा उसको विजिबिलिटी मिले और उसका एक लुक अच्छा सा बने। तो वो सिलेक्शन होना चाहिए उस वॉल के लिए जहाँ पे कोई भी डोर विंडो या ओपनिंग्स ना हो। वहां पे अब आप ड्राइंग रूम में जा रहे हैं तो उसके अंदर काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आपके जो एग्जिस्टिंग इंटीरियर है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपका सोफा कौन सा है। अब जैसे आपका अगर सोफा डिजिटल प्रिंट की तरह भी चल रहा है काफी, तो कोशिश करें कि पीछे का जो वॉलपेपर है वो हम लोग माइल्ड रखें, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजाइन ना हो, डिजाइन हो तो सबड्यूड हो, एकदम सेल्फ डिजाइन हो, या फिर टेक्सचर वाला डिजाइन के पीछे डिजाइन लगा दिया तो फिर वापस वो क्योटिक हो जाएगा, बहुत भरा भरा लुक आएगा। तो आगे का इंटीरियर आपका क्या उसको देखते हैं, और आगे सोफा आपका प्लेन है, कर्टन्स आपके अगर प्लेन है तो आप कुछ डिजाइनर की तरफ कोई फ्लोरल बहुत अच्छा ब्राइट वाइब्रेंट कलर उसके अंदर आप ले सकते हैं, ताकि रूम का लुक भी बैलेंस हो जाए और भरा भरा ना लगे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है वॉलपेपर सिलेक्शन से पहले, आपका एग्जिस्टिंग इंटीरियर्स कितना उसको सपोर्ट करेगा जो आप पसंद कर रहे हैं उसको, तो वो इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि वॉलपेपर जो पहले पुराने तरीके से वॉलपेपर आया करते थे
उन वॉलपेपरों में भी आज की तारीख में बहुत बदलाव हो चुके हैं। कई तरीके के वॉलपेपर कई सारी कंपनियों के बन चुके हैं, वो सब चीजें होती हैं। उसके अलावा आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई वॉलपेपर हो जो कि वॉलपेपर के अंदर अवेलेबल नहीं है, परंतु यदि आपका समझ लीजिए कोई सोफा सेट है, उस सोफा सेट की मैचिंग का कोई वॉलपेपर बनवाना चाहते हैं, या सोफा सेट के अंदर जो डिजाइन है उसी तरीके का पीछे वॉलपेपर बनवाना चाहते हैं, तो उस तरीके की आज की तारीख में कस्टमाइज तरीके के वॉलपेपर भी बनना प्रारंभ हो चुके हैं। वो सारी सुविधाएं भी आपके शोरूम के अंदर उपलब्ध है, वो सारी जब चीजें आप भी करवा के देते हैं। तो इन संदर्भ में यदि कभी भी आपको वॉलपेपर के संदर्भ में यदि आपको लगता है कि कांटेक्ट करना है, तो आपसे कांटेक्ट करके उन सब चीजों के ऊपर भी आप विशेष रूप से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, वॉलपेपर में एक चीज का और ध्यान रखना है जो जनरली लोग भूल जाते हैं, अगर आपके दीवार में सीपेज या सीलन या लीकेज कुछ है तो आप वॉलपेपर अवॉइड करें, वो ज्यादा लंबा उस पर टिकेगा नहीं, वो टूट जाएगा। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जिस भी दीवार पे आपको लगाना चाह रहे हैं वो एकदम ड्राई हो, कभी भी उसमें कोई लीकेज या सीलन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर वो वॉलपेपर आपका खराब कर देगी। तो इस चीज का विशेष और जब आपने एक बात ये छेड़ी दी तो मैं आपको इससे संबंधित कहूंगा कि यदि कोई मान लीजिए, क्योंकि अजमेर के जो पुराने जो मकान है, पुराने जो मकानात हैं, उन जो नया आदमी प्रॉपर्टी लेता है उन सब चीजों के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अभी जो नई तकनीक आई है उसमें सीमेंटेड का जिस तरीके का उपयोग किया जाता है वो सब चीजों का विशेष रूप से केयर की जाती है। पर जो पुराने मकान है वो अपने घर के इंटीरियर को चेंज करना चाहता है और उसके पीछे यदि सीलन आ रही है तो सीलन आने के ऊपर वो किस तरीके से उस सब चीजों को मेंटेन करने देगा। एग्जैक्टली, ट्रेडिशनल घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सीलन की है। हम लोग पुराने अजमेर की तरफ देखें, उसके अंदर क्या है कि 1.5 फुट 2 फुट तक सीलन आ रही, तो लोग सोचते हैं कि टाइल्स लगा देंगे, हम लोग 2.5 फुट तक टाइल लगाते हैं। वो क्या होता है, पानी को आप रोक नहीं सकते, पानी को अगर फैलना है तो वो फैलेगा। तो पानी का ट्रीटमेंट या तो बहुत जरूरी है, और ट्रीटमेंट अगर पकड़ में नहीं आ रहा, जमीन से सीलन है वो, तो आप टाइल अवॉइड करें, क्योंकि पानी अगर वो 2 फुट तक जो सीलन आ रही थी, टाइल लगने के बाद वो ऊपर निकल जाएगी, उसको पानी को बाहर निकलना ही है। तो वो टाइल एक बहुत अच्छा सजेशन नहीं। इसकी जगह एक पीवीसी पैनल्स अभी आ रहे हैं, जो 10 पीवीसी पैनल्स हैं, जो अलग अलग डिजाइन में, वुडन में, अलग अलग बहुत, उसमें काफी वाइड रेंज है। हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, 2.5 फुट तक हम लोग उसको लगा दें, ऊपर में वॉलपेपर डाल दें, पूरी वॉल ही हम लोग पीवीसी पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 70-75 रुपए स्क्वायर फीट में काम हो भी जाता है, लेकिन लुक ओवरऑल पूरे रूम का चेंज कर देगा। इसमें आपके वॉलपेपर की कॉस्टिंग बचेगी, पेंट की कॉस्ट बच जाएगी, और आपका सारा पर्पस सर्व हो जाएगा। उसमें जो डिजाइन्स हैं, वो डिजाइन्स किस तरीके के उपलब्ध है? इसमें मोस्टली वुडन डिजाइन्स हैं, उसके अलावा ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स भी मिलेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर पैटर्न के अंदर भी काफी मिल जाएगा, है उसमें वैरायटी काफी अच्छी मिल जाएगी आपको। मतलब जो आपका ओवरऑल लुक है उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसमें अवेलेबल हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कि वो जो पीवीसी जो पैनल है उससे यदि आदमी 2-3 साल में बोर हो जाता है, यदि आदमी के चाहने हो जाता है, तो क्या उसके ऊपर वॉलपेपर्स वगैरह भी लग सकते हैं? नहीं, उसके बाद पीवीसी पैनल ऐसी चीज है, पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये इंटरलॉक होता है, और अगर आपको 2-3 साल में लगता है कि उसको आपने को चेंज करना है, तो अपन उसको हटा के और कहीं भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है। इनकेस अगर हमें वहां पे कोई नया लुक देना है तो वो चीज हो सकती है। और पीवीसी पैनल्स के बीच में ग्रूव होता है, तो उसके ऊपर वॉलपेपर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो उसको हटा के हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन करके आइदर उसका ट्रीटमेंट करा के, वॉल का नया प्लास्टर करा के, उसमें वाटरप्रूफिंग करा के, उसके बाद हम लोग कुछ नया चीज उसमें डिसाइड करें, या तो हम लोग कोई प्लाई लगा के, ट्रीटमेंट करने के बाद प्लाई लगा के उसके ऊपर वॉलपेपर कर दें, तो उसका एक लुक अच्छा हो जाएगा। जी अनिल जी। संजय जी, एक मिनट, जैसे आपने काफी अच्छा मुझे बताया, अभी हम लोग को बताया कि जैसे आप फ्लोरिंग का आपने बताया, आपने वॉलपेपर का बताया और पेंट का बताया। एक घर में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पर्दे का, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम भी पर्दे वाला है, तो आप तो एक्सपर्टाइज है ही आप लोग की इसमें। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बड़ा एक मतलब बहुत वाइड रेंज होती है, इसमें कैसे क्या डिसाइड हो? घर का सारा लोग इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, पर्दा ऐसी टर्म है जो हम लोगों ने डिसाइड किया नाम को। पर्दा एक उर्दू वर्ड है, और पर्दा इज बेसिकली अ पार्टीशन। जो पहले महिलाएं पर्दे में रहती थी, उसको एक पर्दा बोला गया। तो खूबसूरत चीज को छुपाने के लिए पर्दा, ये पर्दा वो है जो आपकी दूसरी बुरी चीजों को छुपाने के लिए काम आता है, जो चीज। तो ये एक तरह का पार्टीशन है। अगर फ्लोर आपका अच्छा नहीं तो उस पर आर्टिफिशियल फ्लोर लगा दिया आपने, तो एक वो पर्दा हो गया। दीवार के ऊपर वॉलपेपर लगा के उसको हमने हाइड कर दिया। विंडो कवरिंग्स पर्दे की, तो पर्दे में काफी अभी रेवोल्यूशन आ चुका है। जो ट्रेडिशनल स्टाइल्स थे उसमें काफी चेंजेस हो चुके हैं। पर्दे में पैटर्न्स काफी बदल चुके हैं। पर्दे में विंडो कवरिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोमन ब्लाइंड्स है, रेगुलर कर्टन्स है, 2 प्लीट्स, 3 प्लीट्स, बैम्बू प्लीट्स, देन
उसके बाद एक आपके जो फ्रिल का जो पीछे हमने स्क्रीन लगा रखा है उस तरह के कुछ फ्रिल्स वगैरह लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। या फिर अभी ऑप्शंस आ गए ज़ीब्रा ब्लाइंड्स के अंदर जो कस्टमाइज भी होते हैं और वैसे भी आते हैं। रोलर ब्लाइंड से हम लोग वो भी उपयोग कर सकते हैं। सिंगल कर्टन करना है, डबल कर्टन करना है, हर बजट के हिसाब से। लाइक अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक कम बजट के अंदर सुंदर लुक ना दे सके घर को। जो सब चीज, हर बजट के लिए हर चीज अवेलेबल है। ऑप्शंस बहुत हो गए, रेंज बहुत वाइड हो गई। इसके लिए भी आपको रूम के हिसाब से, अगर रूम में स्पेस कम है तो हम लोग ब्लाइंड्स की तरफ जा सकते हैं, स्पेस अच्छा है तो डबल कर्टन की तरफ जा सकते हैं, मीडियम है तो कर्टन्स की तरफ जा सकते हैं। कर्टन्स में भी फिर पैटर्न की बात करें तो प्लीटेड कर्टन्स हो गए, आईलेट कर्टन्स हो गए। हाइट ज्यादा तो हम लोग प्लीटेड कर्टन की तरफ जा सकते हैं। तो काफी ऑप्शंस उसके अंदर हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें कि रेंज की, वैरायटी की, तो कंपनीज इतनी हो गई है, कलर्स ऑप्शंस इतने मिल जाएंगे, डिजाइन पैटर्न्स, कपड़े का टेक्सचर, कपड़े की क्वालिटी, सब कुछ, मतलब इतनी वाइड रेंज हो गई इसका। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पर्दे सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसा एक बात काट रहा हूँ आपकी, पर जैसे ये विंडो ब्लेंड्स होती हैं, फिर वो यूज की जा सकती है घरों में या नहीं? घरों में मैं पर्सनली मैं खुद का व्यू, अगर खुद में मेरे घर में लगानी होगी तो मैं कभी मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन अभी लोग लगाते हैं। तो ब्लाइंड्स का जनरली क्या एक कमर्शियल लुक होता है, एक ऑफिस, अगर वही ऑफिस स्पेस। लेकिन अभी एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को कुछ नया चाहिए, वो थक गए पर्दों से, पर्दों के पैटर्न से भी थक गए, कुछ उनको नया चाहिए। तो इसके अंदर दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ब्लाइंड्स की तरफ हमें जाना तो पर्दों का जो कपड़ा हम पसंद करते हैं उसमें एक रोमन ब्लाइंड बनती है। सिस्टम उसका भी वही होता है कि हम खींचेंगे, उसको पुल करेंगे, ऊपर चला जाएगा। उसके अलावा जो ब्लाइंड्स है उसके लिए हमने एक नया ऑप्शन निकाला है। अगर आप ब्लाइंड्स बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है कि मुझे ब्लाइंड्स ही लगानी घर में, तो ब्लाइंड्स के साथ हम एक शेयर का, एक जो नेट का कर्टन आता है, टिश्यू या ऑर्गेन्जा या क्रेप का जो कर्टन आता है, एम्ब्रॉयडर्ड हो या डिजिटल प्रिंट के अंदर, तो वो हम लोग उसके साथ अटैच करते हैं। लाइक आपका ब्लाइंड अंदर से अंदर लग गया, उसके ऊपर एक तो जो ब्लाइंड एक नया लुक हो गया, वो ऊपर आपका कर्टन का लुक मेंटेन हो गया एक कमरे के अंदर का पूरा। तो वो ऑप्शन आप डेफिनेटली अगर प्लान कर रहे हैं, लगाना चाह रहे हैं तो लगाना चाहिए। अब देखें, मैं आपको काफी इसमें सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कैसे उसको एक नया लुक दे सकते हैं। ब्लाइंड्स के साथ ब्लाइंड्स घर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। खाली ब्लाइंड्स लगाएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा। ऑफिसेज में हो तो ऑफिसेज में अपन डेफिनेटली ब्लाइंड्स के अलावा दूसरा ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। निश्चित रूप से इन्होंने जो एक बात कही है अनिल जी, बहुत ही अच्छी बात कही है कि यदि पर्दा, निश्चित रूप से पर्दा लगता है और लोग पर्दा ही लगाते हैं। पर्दे के अंदर भी बहुत सारी डिजाइन आ चुकी है। पर्दा ऐसा नहीं है कि पहले किसी जमाने के अंदर हुआ करता था, ऊपर एक रिंग लगती थी और पर्दा इधर से उधर घसीट दिया जाता था, परंतु पर्दे के अंदर भी बहुत सारी डिजाइन आ गई और कई तरीके के मल्टीपल प्रयोग इस आपके जो जय स्टोर्स ने इस शहर के अंदर बहुत सारे किए। और जब पर्दा वाला के नाम से आया तो उनमें बहुत कबर की, परंतु आपने एक बहुत अच्छी नई चीज बताई, जो बिल्कुल नई तकनीक वाली बात बताई है कि यदि आप घर में, कई सारे लोग पर्दा लगाने के अंदर होते हैं कि भाई पर्दा लगाने में, खींचने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो ब्लाइंड्स की बात करी। तो ब्लाइंड्स के अंदर भी आपने जो बताया कि पीछे उसके अंदर किसी तरीके से पीछे कपड़ा, यदि उसके अंदर जालीनुमा एक ट्रांसपेरेंट टाइप का, जिस तरीके से उस वहां पे मच्छर नहीं आवे, उस तरीके की वर्किंग भी कर ले। किसी बाहर पर्दा खुला हुआ भी है तो किसी तरीके दिक्कत नहीं हो, और कुछ से बाहर से रोशनी भी पूरी आ जाए। इसके लिए जो आपने नई चीज बताई है, निश्चित रूप से ये लोगों के लिए उपयोगी भी होगी और कई नई चीजों के हिसाब से, जुड़ाव के हिसाब से जुड़ेगी। हाँ नहीं, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ। आजकल जैसे मैं अभी मुंबई में गया था, तो अंबानी जी का घर है, 80 फीट वॉल पर ग्रास लगी हुई है। खैर उनके तो ओरिजिनल लगी हुई है, बट आजकल ये आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल वॉल ग्रास जो आती है ना, मतलब आजकल एक आर्टिफिशियल ग्रास लोग छत पे लगाते हैं या अपना एक आर्टिफिशियल गार्डन सा बनाते हैं, या एक वॉल के ऊपर मैंने ग्रास देखी है। ये भी कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये भी आपके उसका पार्ट है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल ग्रास का अभी बहुत अच्छा रोल हो गया, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हम लोग नेचुरल चीज को संभाल नहीं सकते हैं ना, उसको मैनेज नहीं कर, मेंटेन नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल का ये है कि आप एक बहुत कम खर्चे में और परमानेंट लुक दे सकते हैं। उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं करना, एक बार लग गया उसके बाद फिट एंड फॉरगेट वाला वो हो जाता है उसका कॉन्सेप्ट। तो जैसे आपके बैल्कनीज हैं, उसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल ग्रास डाल के उस पर ओरिजिनल प्लांटर्स डाल दिया, उसको एक अच्छा लुक आ जाता है। रूफ टॉप के ऊपर आप डाल सकते हो, वहाँ पे एक छोटा सा आपका जिम का जो पोर्शन आप डेवलप कर सकते हो, उसको छोटा सा गार्डन बना सकते हो। कोई गजीबो वगैरह बना के गार्डन के अंदर, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत कम खर्चे में एक हम अच्छी खूबसूरती दे सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रास के अंदर आजकल वर्टिकल गार्डन्स भी आ रहे हैं, जो पार्किंग वगैरह में हम लोग
एंट्रेंसेस पे आप होटल्स वगैरह में भी देखेंगे रिसेप्शंस वगैरह, तो उसका भी काफी उपयोग होने लग गया है। तो हाँ, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये उभरा है जहाँ ये चीज आप लगा सकते हैं घर को एक्स्ट्रा लुक देने के लिए। क्या रुपए स्क्वायर फीट के करीबन इसकी कॉस्टिंग होती होगी? 50 रुपए, 55-60 रुपए, 70 रुपए के आसपास। 55-60 अलग-अलग डेंसिटी, अलग-अलग थिकनेस के हिसाब से। इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है संजय जी? ड्यूरेबिलिटी सर, ये मैं मुझे यूज करते हुए 3 से 4 साल हो गए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसकी। मैं ये मान के चलता हूँ 8-10 साल, क्योंकि ये आप हटा के इसको वापस वॉश करके लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। मेंटेन करना भी बहुत इजी है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जी अनिल, और सबसे बड़ी बात, आपको काटनी भी नहीं पड़ेगी। एक रूम में कितना रोशनी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और बताएं कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप लोग इंटीरियर काम करते हैं तो रोशनी कितनी आनी चाहिए, कितना, क्योंकि काफी डिपेंड करता है। अभी देखा सब चीजें अपनी जगह अच्छा है, वॉलपेपर है अपना, उसका लुकिंग है, सब कुछ ओके, बट एक रोशनी का कितना इम्पैक्ट आता है? रोशनी अगर नेचुरल होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आप अगर घर में रहेंगे तो। मैं जैसे बच्चों का रूम आप डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि विंडो बड़ी हो आपकी, रोशनी पूरी आए, बच्चे एनर्जेटिक फील करें, टाइम पे उठें, और थोड़ा सा हमको एक एक्साइटमेंट रहे रोशनी की वजह से, क्योंकि कम रोशनी आपको हमेशा डल करेगी, आपको एक आपकी सोच को मंदा करेगी। तो लाइट, नेचुरल लाइट जितनी अंदर आ सकती है उतना अच्छा है घर के लिए। और सपोज अब बेडरूम के अंदर हम लोग बात करें, कभी दिन में आपको सोना है तो कर्टन्स के अंदर इतने ऑप्शंस आ गए कि कर्टन विद ब्लैकआउट आप लगा दो, पूरा अंधेरा भी हो जाएगा, तो आपको पूरी खिड़की बंद करने की भी जरूरत नहीं। तो नेचुरल लाइट इतनी होनी चाहिए, जितना हम लोग जितना आर्टिफिशियल लाइट का यूज कम करें उतना अच्छा है, वो चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे गेस्ट रूम हो, चाहे किचन हो। और नाइट की अगर हम लोग बात करें तो नाइट में वार्म व्हाइट लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सूदिंग लुक, जैसे ड्राइंग रूम में बैठे तो आप वार्म व्हाइट का ले सकते हैं, बेडरूम के अंदर आप वार्म व्हाइट और लाइट दोनों एलईडी का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बच्चों में लाइट पूरी होनी चाहिए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई साहब जी निश्चित रूप से यदि कोई अपन सोफा सेट लेना चाहते हैं या सोफा सेट की डिजाइन यदि के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो जैसे ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में किस तरीके की डिजाइन के सोफे लेने चाहिए और उसका जो क्रॉसिंग है उस तरीके से क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? सोफे का अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपके आजकल लगभग सभी रूम में सिंगल सीट 2 सीट या मेन ड्राइंग रूम के अंदर आपके काम आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रूम कैसा है आजकल, क्योंकि हम लोग कम स्पेस के अंदर मकान बना रहे हैं, क्योंकि मैनेज करना इजी होता है उसको, तो उसके अंदर डिसीजन लेना बहुत कठिन हो जाता है कि हम लोग सोफे किस तरह के, लेकिन रूम ड्राइंग रूम का साइज आपका जनरली 12x15 का या 15x15 का या 10x14 का, इस तरह का साइज जनरली अजमेर में आपको 80% मिलेंगे। तो उसके अंदर जो सोफे चल रहे हैं, जैसे जगह का पूरा यूज मिला है, एट अ टाइम 8 से 10-12 आदमी की कैपेसिटी उसके अंदर लोग बैठने की, तो जो कॉर्नर सोफाज हैं या एल शेप सोफा है या सी शेप सोफाज हैं उसकी तरफ अपन जा सकते हैं। रूम साइज अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप इंडिविजुअल सोफा जैसे ट्रेडिशनल 3 सीटर +1+1 और 3+2+2 और 3+3+2 इस तरह का कोई अपन रूम के हिसाब से आप जा सकते हैं। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट लोग सॉफ्ट को पसंद करते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर सोफा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप अगर घंटा भर बैठे तो आपको थकान महसूस ना हो। जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा, ज्यादा देर बैठेंगे तो उतने में आपके बैक में वो प्रॉब्लम करेगा, आपको ट्रबल करेगा वो। तो फोम का सिलेक्शन जैसे आप करते हैं सोफा बनाते वक्त, इसका ध्यान रखें जो सीट है वो 6 इंच की रखें, उसमें 2 इंच की सॉफ्टी नीचे की तरफ और 40 डेंसिटी फोम ऊपर की तरफ रखें, ताकि वो हार्डनेस और एक सॉफ्टनेस का जो दोनों में एक कॉम्बिनेशन है प्रॉपर हो जाए, कंफर्ट आपको पूरा मिल सके इसके अंदर, वो चीज होगी। उसके अलावा सोफे के कपड़े की बात करें तो सोफे के कपड़ों में एक लेदराइट बीच में काफी चला था, उसकी जगह अभी सॉफ्ट लेदर आया है। सॉफ्ट लेदर जो होता कपड़ा है लेकिन लुक लेदर का देगा, तो उस तरह का कपड़ा क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री है और थोड़ा सा सोफे को दिखने में अपीयरेंस में वो लाइट दिखेगा, बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं देता है रूम के अंदर, तो उस कपड़े को हम लोग यूज कर सकते हैं। लेदराइट जनरली मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो गर्मी करता है। इफ यू आर यूजिंग एसी 24 आवर्स, अगर आपके एसी काम आता है तो आप लेदराइट पे जा सकते हैं। बाकी जो सॉफ्ट लेदर है या कपड़े की जो हम शनील की बात करें या कॉटराइज की बात करें या जैकार्ड की बात करें, ये काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सोफे के लिए। भाई सर प्लीज एक ये चीज के बारे में जाना, जैसे कि आपने सोफे की बात करी कि इन सब चीजों के अंदर करनी चाहिए, तो जो इसमें कपड़े की जो वैरायटी है, जो कपड़ा आपने बताया कि कपड़ा इसमें कई तरीके के कपड़े उपलब्ध हैं,
तो ये बताइए इसमें क्या रेंज के कपड़े, कितनी रेंज से लेके कितने रेंज तक के कपड़े अवेलेबल रहते हैं? सोफा ओवरऑल अगर हम लोग बात करें रेंज तो काफी आती है, लेकिन हम लोग सिलेक्शन ऐसा रखें कि चीज ड्यूरेबल हो, कंफर्टेबल हो और मॉडर्न हो। तो उस तरफ हम लोग जाते हैं तो करीब 400-500 रुपए से 500 रुपए से रेंज चालू हो जाएगी, विल गो अप टू 2-3,000 जैसा आपका बजट आप जैसे उस चीज को ले सकते हैं। सजेस्ट ये करते हैं कि 500 से 1000 के बीच की जो रेंज है डेफिनेटली वो एक आइडियल रेंज होती है। ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, मॉडर्न लुक भी आएगा आपको और कंफर्ट का भी उसका पूरा ध्यान रखा जाता है उसके अंदर, और उसमें ऑप्शंस काफी मिल जाएंगे हमारे को इस रेंज के अंदर। अगर हम लोग चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट देना है हमें सोफे के अंदर, एक ट्रेडिशनल से हटके हल्की वैरायटी काफी यूज होती है बाजार के अंदर। आप रेडीमेड सोफा लेने जाएंगे तो सोफा अगर आप घर पे बनवा रहे हैं, पहली सजेस्ट हम यही करते हैं कि घर पे बनवाएं, आप चीज आपके सामने बने, चीज अच्छी बने। तो रेडीमेड के अंदर आपको हमेशा एक डाउट रहेगा कि वो क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं। कपड़े में 500 से 1000 रुपए की रेंज आप एक बार मन बना के आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कपड़ा दो तरह से मैटर करेगा, कंफर्ट के हिसाब से और लुक के हिसाब से। कि ओवरऑल इंटीरियर्स के अंदर आपने अंदर क्या लगाया किसी को नहीं पता, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई लेवल पे चीज आ रही तो चीज लुक में भी अच्छी होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट लेवल भी उसका अच्छा होना चाहिए। जी अनिल जी, तो आप सजेस्ट करते हैं कि रेडीमेड से बेटर है कि आप घर में बनवाएं? सर 100% आप दो चीज है, हम लोग अजमेर वाले हैं तो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है हमारा। तो सोफा डेफिनेटली घर में बनेंगे तो महंगा पड़ेगा, मतलब सस्ता नहीं पड़ेगा अगर मैं उसकी बात करूँ तो, लेकिन ड्यूरेबिलिटी उसकी 10 टाइम्स होगी। जो आपका बाजार का सोफा आएगा उससे 5 to 10 टाइम्स रहेगी। आप थक जाएंगे लेकिन सोफा खराब नहीं होगा। तो उसके अंदर सब चीज आप आपकी पसंद की लगा सकते हैं, क्वालिटी वाइज उसमें आप डिजाइन आपके हिसाब से कस्टमाइज की बाजार में जो अवेलेबल है उसके हिसाब से आप रूम में सेट हो ना हो तो आपकी जगह की, जैसे मैंने जगह छोटी है तो आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो बनाना आइडियल रहता है वहाँ पे। तो उसमें जगह की भी पूरी यूटिलाइजेशन हो जाती है और अकॉर्डिंगली सुंदर भी लगेगा। सुंदर डेफिनेटली सुंदर लगेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आप वापस कर्टन्स पे आइए। कर्टन्स किस तरह के लगाने हैं आपको, कर्टन्स में वैरायटी जैसे हम लोग डिस्कस बीच में रह गया था हमारा, कर्टन्स में ऑप्शंस अपने जो अवेलेबल हैं। तो घर के लिए तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कर्टन्स ही आप यूज करें। कर्टन्स में रोमन अगर कुछ नया चाहिए तो कर सकते हैं, और कुछ नया और अच्छा पैसा खर्च करना तो मोटराइजेशन का बैठे आप रिमोट से पर्दे ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रोलर्स लगा सकते हैं। ऑफिसेस की बात करें तो हमारे रोलर्स ब्रांड्स के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। ऑफिस की बात करें तो उसके लिए डबल कर्टन्स के ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। बेडरूम के अंदर आपको अभी एक कर्टन्स के अंदर हमारे पास पूरा ऑप्शन है 100% कस्टमाइजेशन। अब 100% कस्टमाइजेशन ये क्या है कि जैसे आपके सामने मैंने 10 कपड़े की वैरायटी रखी, वो उसका बेस व्हाइट है, उसके ऊपर जैसा पेंट का शेड कार्ड होता है वैसे शेड कार्ड रहेगा। अब आपको ये चाहिए कि मुझे एक कैटलॉग है, कैटलॉग में आप डिजाइन पसंद कीजिए, ये मेरे को ये डिजाइन इस कलर में इस कंट्रास्ट पे चाहिए और इस वाले कपड़े पे चाहिए और इस साइज का चाहिए, तो वो बन के आ जाएगा। मतलब इतना ज्यादा रेवोल्यूशन हो गया है कर्टन्स के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप आपकी सोच को लगाम दे सकते हो, आपकी वैरायटी नहीं रुकेगी, वैरायटी को लगाम नहीं लगेगी। मतलब आपकी सोच बंद हो जाएगी लेकिन वैरायटी बंद नहीं होगी। इतनी वैरायटी अभी बाजार के अंदर उपलब्ध हो गई है। तो जो आपने मुझसे पहली बार सुना कि ऐसा कस्टमाइज भी किया जा सकता है, वरना पहले यही होता था कि हम लेने जाते थे तो जो सामने अवेलेबल है, बेस्ट अवेलेबल है, हम उसमें से सेलेक्ट करके लाते थे। बट आप चूंकि अब कस्टमाइजेशन आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं कि ऐसा भी ये 7 डेज का टाइम रहता है, 7 दिन के अंदर मिल भी जाता है, 7 दिन में बना बनाया मिल जाएगा, 7 दिन के अंदर बन के आ जाता है। इसके अंदर आप जो पसंद करेंगे डिजाइन, उसका हम आपके कलर का प्रीव्यू बना के आपको भेजेंगे कि ये बनने के बाद ऐसा लगेगा। वो प्रीव्यू से आपका डिसीजन लेना और इजी। आपने जैसे ये डिजाइन पसंद किया, मुझे ये 4 कलर में प्रीव्यू बना के दीजिए आप, तो उस 4 कलर के प्रीव्यू बना सकते हैं उसके अंदर, फिर आपको भेजेंगे उन 4 में से आप सेलेक्ट। तो अब क्या हो गया कि जैसे मैं पहले बोला, हम लोग काफी बिना सोचे समझे पेंट करा लेते हैं, फिर बाद में मैचिंग्स की प्रॉब्लम आती है। तो एटलीस्ट अभी कस्टमाइजेशन की वजह से वो चीज थोड़ी सी हमारी सॉर्ट आउट हो रही है। हम लोग अपने एग्जिस्टिंग कलर्स के हिसाब से कर्टन्स या सोफा क्लॉथ भी हम लोग कस्टमाइज करा सकते हैं। रियली ग्रेट। एक में छत पर जो गार्डन बनता है, एक उसका थोड़ा सा बताएंगे आप, क्योंकि एक पार्ट ये भी है इंटीरियर का कि छत पर आजकल लोग रूफ गार्डन आजकल प्रेफर करते हैं। सर बिल्कुल प्रेफर करते हैं, क्योंकि अभी क्या हो गया कि एक अपार्टमेंट सिस्टम काफी अच्छा चल गया। आपका जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे सभी सुविधाएं होती है, आपके पास जिम भी होता है, आपके पास सब होता है। तो अब एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया आज घर डिजाइन करते वक्त। अगर हम लोग घर आज एक अजमेर में अगर घर की बात करें तो 1 करोड़ से नीचे मकान नहीं बनता है, उसमें एक 10 लाख रुपए हम लोग बजट अगर बढ़ा दें तो वो जो फ्लैट्स की सुविधाएं उसकी 50% हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं। कुछ चीजें हम लोग जैसे टेरेस पे तैयार कर लिया, एक छोटा गार्डन तैयार कर लिया, यहाँ पे इवनिंग का टाइम आपका स्पेंड कर सकते हो, अच्छी चाय वाय लेनी है आपको, एक अच्छा
माहौल वंस क्रिएट हो सकता है। एक छोटा सा हम लोग जिम ऊपर, ओपन जिम या क्लोज जिम दोनों कर सकते हैं। एक हम लोग एक्टिविटी रूम ऊपर बना सकते हैं। तो इस अब जो जैसे मकान अब जो डिजाइन हो रहे हैं उसमें ये चीजों का विशेष आप ध्यान रखें कि आपके अगर रूफ खाली है और आप इन चीजों के शौकीन है तो बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में ये सब चीजें आप वहां पे रख सकते हैं। इसको मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा नहीं होगी आपको। तो आप पार्टी वगैरह करनी है नाइट में कभी कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर करना है, कुछ भी करना है, प्रॉपर उसको टेरेस गार्डन बना के हम लोग एक छोटा सा, आपका जो बाजार में होटल में जाने का खर्चा भी पूरा बच जाएगा और इस बहाने आप अपने मित्रों को अपने घर का खाना खिला पाएंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। तो टेरेस का प्रॉपर यूज ले सकते हैं। टेरेस के अलावा आपके जो बेसमेंट अगर कुछ है तो उसको आप यूज कर सकते हैं उस चीज के अंदर। तो काफी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अब घर का पूरा मामला बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मतलब आप जो सोच के निकलेंगे तो वो 100% आपको फुलफिल हो जाएगा। आपको कोई अपार्टमेंट में जाने, आप अपने घर को अपार्टमेंट बना सकते हैं, वो सब सुविधाएं दे सकते हैं। जी अनिल जी। भाई साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और है, बहुत ज्यादा सवाल पूछ लिया संजय जी से। संजय जी, छोटे घर होते हैं कई जगह, इनको कैसे तैयार किया जाए? थोड़ा सा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि रियल एस्टेट के ऊपर जाने के बाद काफी लोगों के लिए अच्छे मकान अब बहुत अप्रोच से बाहर हो गए हैं। तो अब छोटे स्पेस को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उस पर वर्किंग की जाए। तो इनिशियल मैंने जैसे कहा कि आप अगर प्रॉपर प्लानिंग है, 100 गज के अंदर भी आप अगर मकान बना रहे हैं तो स्पेस इंटीरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस इंटीरियर्स अगर आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लिखिए, आर्किटेक्ट के पास जाइए, अपना रिक्वायरमेंट बताइए, वो उसके हिसाब से डिजाइन करेगा। तो एक 100 गज के अंदर मकान में आपको काफी ऐसे हाउसेस दिखाऊंगा जो शायद बजट की वजह से नहीं, अपनी चॉइस की वजह से छोटे मकानों में रह रहे हैं। दोज हु कैन अफोर्ड वेरी बिग हवेलीज एंड कोठीज, दे आर स्टेइंग इन दैट 100 गज 150 गज बंगला। उन्होंने 100 गज 150 गज को इस तरह से प्रॉपर डिजाइन किया कि उनकी सारी चीजें फुलफिल हो रही है। बच्चे बाहर हैं, हम 2 जने, बड़ा मकान लेके हम लोग क्या करेंगे? उस 100 गज के मकान में आई विल शो यू अ होम थिएटर, आई कैन शो यू अ जिम, आई कैन शो यू अ टेरेस गार्डन। तो अब आप मकान बनाने से पहले आपकी सोच को उड़ान दीजिए पहले कि मुझे एक जबरदस्त, और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, मैं होम थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ टेरेस गार्डन की या जिम की हम लोग जो बात करें, जो 2-4 चीजें आपको वहाँ चाहिए, साइकिलिंग वगैरह जो हो गया, तो ये आप लोग फुलफिल कर सकते हैं बहुत कम कॉस्ट के अंदर। एक छोटे मकान में भी ये सब चीजें अपन कर सकते हैं। दूसरा, छोटे मकान के अंदर फर्नीचर कुछ इस तरह का हो कि वो मल्टीपर्पज हो। रूम में सोफा है तो सोफा का बेड बनाया जा सके उसको। किचन के अंदर हम लोग जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसको वी कैन कन्वर्ट इनटू डाइनिंग, इस तरह का कुछ हो एक छोटा। तो स्पेस इंटीरियर्स में ये सब चीज विशेष ध्यान रखना कि आपको क्या क्या चीज चाहिए और आप उसको कैसे कैसे उसको पूरा कर सकते हैं उस स्पेस के अंदर विदाउट इन्वेस्टिंग मच। बजट भी ज्यादा ना जाए, स्पेस का भी यूटिलाइज पूरा हो जाए, जगह भी खुली खुली दिखे और आपको जो जो चीज चाहिए वो सब उसके अंदर कवर हो जाए। तो अभी एक बात काट रहा हूँ, थोड़ा समय कम है, तो ये आपने भी एक जिक्र किया किचन का। सो किचन को जो रसोई को कैसे उसको मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़िया किया जा सकता है, क्योंकि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज का मोस्टली टाइम किचन में ही निकलता है और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर हर कोई सुनना चाहता है। इसमें तो हमारा काफी डिस्कशन हो रहा था। अभी पोस्ट कोविड की अगर मैं बात करूं तो लेडीज की बात मत कीजिए, जेंट्स ज्यादा घुस गए हैं किचन के अंदर। तो ये अभी मल्टीपर्पज खाली किचन लेडीज तक सीमित नहीं रहा। अभी आदमी जितना ट्रेंड हुआ है पिछले 6 महीनों के अंदर, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कुक हो गया हूँ आज के दिन में, डेफिनेटली आई विल। तो अब आपको ऐसा होना चाहिए कि वो मैनेजेबल हो किचन आपका, भले ही छोटा हो, लेकिन आपको जो बेसिक चीजें चाहिए वो सब वहाँ होनी चाहिए। आपके वर्किंग का जो काउंटर है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप सब चीज की कनेक्टिविटी, आप सब्जी आपने धोया, सिंक के पास उसको कटिंग किया, उसके बाद फिर स्टोव आ गया, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट आप डिजाइन करवाएंगे आर्किटेक्ट से, वो आपको बताएंगे। ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर स्पेस छोटी है तो उसमें दीवारें अपन अवॉइड करें, उसको हम लोग किचन एंड डाइनिंग को कंबाइन कर सकते हैं। ओपन किचन कॉन्सेप्ट जो है, प्लेटफॉर्म किचन का जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। तो किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन और बाथरूम से हम लोग बात नहीं करी हमने। ये 2 चीज ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जो घर में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अगर होटल में जाएंगे तो पहले बाथरूम देखते हैं, रूम बाद में देखते हैं, और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसके किचन में डेफिनेटली एक बार हम कोशिश करते हैं किचन नीट एंड क्लीन है या नहीं है, हाइजीनिक है या नहीं होगा। तो डेफिनेटली हम लोग उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि ये these 2 things are related to hygiene।
ये आपके घर के अंदर जहाँ आपको बहुत ज्यादा सफाई की जरूरत है, ये 2 जगह ही होगी, तो ये जगह बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। इसका भी जो इंटीरियर है, रूम अगर किचन की बात करें तो बहुत माइल्ड होना चाहिए। छोटी स्पेस है तो व्हाइट स्क्रीम्स, ग्रेज इसका आप यूज कर सकते हैं। पेस्टल ब्लूज वगैरह का, लाइट स्काई ब्लू का काम, सी ग्रीन का यूज कर सकते हैं। ब्लाइंड वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर विंडो है उसके ऊपर, तो एक उसको जाइंट लुक देगी वो, और एक कंफर्टेबल ऑपरेशनल हो किचन, ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर से आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी हर विषय के ऊपर। भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं 2 चीजें आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने भी बात करी बगीचे की। जो छत के ऊपर जो बगीचे लगते हैं, उन बगीचों के अंदर जो छत पे बगीचे लगाने का जो आप ऑप्शन प्लान बता रहे हैं, उनमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, मतलब क्या चीज अवेलेबल होती है? सिर्फ उसमें घास ही अवेलेबल है, या उनमें पेड़ पौधे भी उपलब्ध हैं, या फ्लावर्स भी उपलब्ध हैं? किन किन, और वो क्या रेडीली अजमेर में अवेलेबल है, या उन सब चीजों को बाहर से लाना? इसमें 2 चीज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग कम बजटेड की बात अगर हम लोग करते हैं, अब छत पे हमें कुछ अच्छा लुक देना, तो आर्टिफिशियल ग्रास है जो मैंने बताया 50-60 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास है। तो एक सपोज कीजिए 10x20 का एरिया आपको एक प्रॉपर उसको डेडिकेटेड टेरेस गार्डन करना है, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज। और उसके अलावा 15-20 हजार रुपए के दूसरे खर्चे, जैसे हम लोग वर्टिकल गार्डन्स में काफी ऑप्शंस आ रहे हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांटर्स वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। और हम लोग कुछ अच्छे जो वॉल हैंगिंग्स वगैरह जिसमें ओरिजिनल प्लांट्स हम लोग वर्टिकल गार्डन्स ओरिजिनल प्लांट्स का भी हम लोग बना सकते हैं। एक सूदिंग लुक देते हैं, छोटा सा गजीबो वहाँ पे बना दिया जाए, और एक बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस गजीबो बन जाए, तो एक प्रॉपर टेरेस गार्डन आपका डेवलप हो सकता है बहुत कम खर्चे के अंदर। और वो आप उस पर मैक्सिमम समय बिताना पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चाय पीना है, दोस्तों के साथ ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, तो डेफिनेटली अभी इस समय वो सब चीजें अवेलेबल है आपके वहाँ? हाँ, ये सब चीजें मैं डेफिनेटली हम लोग अवेलेबल कराते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आज हर चीज को, हर विषय को बताया। मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो कोरोना की महामारी से पहले जब उसकी शुरुआत हुई थी, उस समय जो बाजार था और जो अभी समय का जो बाजार है, इनमें आपको विशेष रूप से क्या परिवर्तन दिखने में आ रहा है? और इस दिवाली के अंदर जो लोगों को बाजार में उत्साह है, इसके बारे में आपका क्या? मुझे पिछली दिवाली और फ्रैंकली में अगर बात करूं, कोविड का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दिवाली में लोगों का उत्साह जो लास्ट ईयर था लगभग वही का वही है, बल्कि थोड़ा सा अच्छी चीज ये होगी कि लोग पिछले 6 महीनों में इन्होंने काफी R&D की है। जी, समय था 4-5 मिनट अपने मेरे को घर कैसा चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है, अभी हमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है, लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो गए आ रहे हैं कि हमें संजय जी हमें ये चीज बताओ, इसके अंदर ये चीज लगाना चाह रहे हैं, इसमें क्या ऑप्शन है, तो वो काफी अच्छा हो गया। दूसरा, बाजार में ओवरऑल रौनक बहुत अच्छी है, लोग बढ़ चढ़ के अभी सीजन का, मतलब मुझे कहीं भी कोरोना का इफेक्ट अभी आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है। कोरोना का फायदा डेफिनेटली हुआ है, लोग काफी इसमें एजुकेटेड हो गए इंटीरियर्स को लेके। जिनके पास समय था वो कुक बने, जिनके पास समय था वो कंसल्टेंट्स बन गए। बस वाली बात है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से, यदि आपको इंटीरियर से संबंधित कुछ भी चीज चाहिए हो, तो संजय बोहरा जी का जो पर्दे वाला का जो नंबर, पर्दे वाला इनका सरनेम नहीं है, पर्दे वाला इनकी फॉर्म का नाम है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है डिस्प्ले वो एक साथ लिखा हुआ है। संजय बोहरा जी से आप पर्दे वाला जो इनकी फॉर्म है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 999295 फिर 55500 आपका नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करें। आपके पास में जो वर्किंग आवर्स हैं, सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक की जो वर्किंग आवर्स हैं, उन आवर्स में आप इनसे बातचीत करें, इनसे सलाह लें। और जो इनका यूनिट है, जो डॉक्टर एस के अरोड़ा वैशाली नगर में, वहां पर आपने इनका पूरा चीजों का डिस्प्ले करा हुआ है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप जाकर उन सब चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, यदि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, और या आपको प्रॉपर्टी किराए पर देनी है, किसी भी चीज के अंदर यदि आपको किसी संपर्क करना है, तो हमारे अजमेर property.com के अनिल जी आसनानी जी का जो नंबर नीचे डिस्प्ले किया हुआ है 9462101010 है। ये मान लीजिए अभी इस समय जो प्रॉपर्टी का जो सीजन है वो एक तरीके से टॉप मोस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से बाजार का और जो इंटरनेशनल लेवल का जो अभी समय मार्केट का जो व्यू है वो ये है कि एक हिंदुस्तान के अंदर बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से प्रॉपर्टी यदि आप परचेज करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट के कमी की वजह से और बैंक वालों की तरफ से उन सब चीजों की उपलब्धता होने की वजह से वो सारी चीजें उपलब्ध है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो चीज है कि यदि आपको बना बनाया मकान लेना है और यदि आपको लगता है कि किसी फ्लैट में मकान लेना है तो आपको फ्लैट में मकान ले सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि आपको बना बनाया मकान लेना, मेरे को मकान बनाना नहीं है, मेरे को बना बनाया मकान चाहिए, वो भी हर अजमेर के वैशाली नगर हो, चाहे पंचशील हो, चाहे कोटड़ा हो, चाहे आपके नगरा के ऊपर का आदिश नगर का क्षेत्र हो, चाहे चंद्रोदय का क्षेत्र हो, सब जगह प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए उपलब्ध है। यदि आपको लगता है कि मेरे को जमीन लेनी है और मेरे को जमीन लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को डेवलप करना है, उसको डेवलप करने के लिए यदि मेरे को दिक्कत है कि मैं प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूँ, पसंद का अपनी बनाना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी, परंतु सब चीजों के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता है, मुझे उसकी डिजाइनर की आवश्यकता है। अनिल जी, ऑल जो एक ताले की सारी जो चाबी है ना, वो अनिल जी के पास में, जो इंटीरियर का जो शो ये सब लोग उपलब्ध कराया आपके साथ में, जो पर्दे वाला जो संजय जी, उनको आपके साथ में लेके आए, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करिए। उनका पर्पज यही है कि यदि आदमी यदि चाहे तो उसको सब चीजें मिल सकती है बजट के अनुसार। आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि आप अपने बजट के अनुसार जिस वैरायटी का चाहते हैं उस वैरायटी का कर्टन ले सकते हैं, जिस वैरायटी का चाहे वॉलपेपर ले सकते हैं। और अनिल जी भी इन चीज का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि जिसकी जैसी भी वर्किंग है, जिस भी तरीके की वो चीज परचेस करना चाहता है, उसको वो सब चीजें उपलब्ध है। यदि आप अपने सपनों के घर को 7.5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं तो अनिल जी के पास में 7.5 लाख रुपए में आपको सपनों का घर आपके पास में तैयार है। और यदि आपको लगता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चाहिए तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। और यही नहीं, यदि आप चाहते हैं अपनी सुकून से रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं सुकून से रहकर एक फार्म हाउस बनाना चाहता हूं, वो फार्म हाउस भी आपके पास में उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि फार्म हाउस की सिर्फ जमीन खरीदें तो आप जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि मेरे को फार्म हाउस डेवलप करके चाहिए तो डेवलप करके देने के लिए तैयार है। अनिल जी सारे तालों की एक चाबी है, अनिल जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से आज नई तकनीक के जरिए से आपसे घर बैठे हुए आप यहाँ पे हुए स्टूडियो के अंदर हमारे साथ में बैठक आए और बैठक में हर चीज का बड़ी बखूबी से, क्योंकि मैंने जो जनरली देखा है जो युवा पीढ़ी है वो करने की दृष्टिकोण से बहुत आगे करती है, परंतु जो युवा पीढ़ी इतना अच्छा उसको डिस्प्ले अच्छे शब्दों में चयन कर हिंदी में बोलने में, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मैंने देखे क्योंकि अभी नए जो बच्चे हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर बात करते हैं और आपने बड़ी अच्छे शब्दों में, क्योंकि वो सारे संस्कारों का फर्क पड़ता है, जिस संस्कारों को आपने लेकर आगे कार्य किया, निश्चित रूप से इन सब चीजों के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अनिल जी जाते जाते जो आप बात करना चाहते हैं निश्चित रूप से बोल सकते हैं। निश्चित रूप से आज संजय जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा और कुछ नई चीजें मालूम पड़ी। हम लोग नॉर्मली कहीं भी इंटीरियर के नाम पर कहीं भी कलर पेंट वाले को बुला के कैसा भी कलर करा लेते थे कि भाई ठीक है, एक वॉल डार्क कर दो, 3 लाइट कर दो, या पर्दे में हमारे पास जो उपलब्ध वैरायटी होती थी कई सारी चीजें, जैसे इन्होंने बताया कि आजकल सब कस्टमाइज्ड हो गया है और सारा पेपर वर्क ऑन द स्पॉट पहले हो जाता है कि किस कलर की फ्लोरिंग होगी, किस कलर का पर्दा होगा, किस कलर के मैचिंग आपके सोफा होंगे और किस कलर का सारा पर्दे से लेकर सारी चीज कलर पेंट, जो जानकारी इन्होंने दी वो बहुत ही शानदार दी। और निश्चित तौर पर संजय जी जैसा डायनेमिक आदमी मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम देखे, उनमें से एक संजय बोरा जी है हमारे। और संजय जी आज के शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और आपने निश्चित तौर पर जो जानकारी दी वो बहुत ही शानदार थी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी आपका स्टूडियो से। अनिल जी आपका धन्यवाद। संजय जी आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बिल्डिंग बनाने के बाद आपने उनको जिस तरीके से देखरेख कर इस शहर में एक नई मिसाल कायम की है, निश्चित रूप से पवित्र जी आपका काम करने का जो तरीका है, जो नए जो बच्चों के आगे बढ़ने का तरीका है, निश्चित रूप से आप इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। 1000 गज का या 2000 गज का बंगला बना सकता है, उसमें 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना सकता है, लेकिन मेंटेन करना उसके लिए भारी पड़ता है। घर में 4 मेंबर होते हैं, उसके लिए पूरा पूल भरना और उसको खाली करना या उसके फिल्टर प्लांट्स चलाना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल। छोटा स्टोर करना होगा, छोटा गार्डन करना होगा, एक बाहर डिसइंफेक्टेड एरिया बनाना ही बनाना होगा, क्योंकि ये कोविड खत्म नहीं होगा। एक डिसइंफेक्टेड एरिया घर में एंट्रेंस पर, एक बड़ा ड्राइंग रूम ताकि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके, और बैक में कहीं भी जहां शांति से आप एक अपना छोटा सा वर्क एट होम के लिए ऑफिस बना सके। तो आप किसी भी परिस्थिति के अंदर 42 भी लागू होने के बाद कोई स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति SC/ST की एग्रीकल्चर लैंड को खरीद ही नहीं सकता है, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो नीलामी के माध्यम से हो, चाहे वो निश्चित रूप से माध्यम से हो। ये आपको ध्यान रखना होगा कि SC/ST में आप किसी भी कंडीशन में देखिए, जहाँ पर उसने बैंक से नीलामी में खरीदा
तभी वो उसका मालिक ना बन पाया। तो ऐसी कोई जिसका लैंड यूज खेती का हो, एग्रीकल्चर हो और SC/ST लैंड है तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं खरीद सकते। देखिए बायलॉज के हिसाब से ही बनाए, प्रॉपर सेटबैक छोड़े, एक ढंग का आर्किटेक्ट हायर करें, ढंग का बिल्डर या कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देवे और सारी टर्म्स कंडीशंस पहले ही एग्रीमेंट कर लेवे। किसी रोड के अंदर में नहीं आ रही है ये संपत्ति, और उसके अलावा जो अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर स्थित हो। इस तरह से पूरी संपत्ति में क्लियरिटी, जो टाइटल क्लियर है वो देखना पड़ता है कि खातेदारी गैर खातेदारी भूमि है, इन सबको देखते हैं कि जब फाइल जमा होती है 90A की, जब आईटीआर रिटर्न पे की आईटीआर रिटर्न प्रॉपर नहीं होती या भरी हुई नहीं होती या डिसकंटिन्यूड होती है कि एक रिटर्न भरी फिर अगले साल हमने नहीं भरी और फिर हमने एक भर दी, तो बीच में गैप होता है, तो कई बैंक्स उसको कंसिडर नहीं करते हैं। या उनकी सिविल रिपोर्ट, या फिर उनका आप मान लीजिए सिविल भी ठीक है तो उनके कोई पुराने लोन्स है वो खराब, सिविल में भी पुराने लोन्स दिख रहे हैं वो खराब है, या प्रॉपर्टी पेपर का कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है जो आप नई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो वो एक टेक्निकल डिफॉल्ट मिल जाता है, एज फैक्टर और अनेक कई प्रकार है, वो कई रीजंस रहते हैं जिसके कारण आपका जो हाउसिंग लोन है वो रिजेक्ट होता है। बट क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के टाइम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा, या उसका एक सर्टेन जो कि काम उस टाइम 4 आने में हो सकता था या 20 पैसे में हो सकता था, अब वो करने के बाद में काम कभी टाइल मतलब लगाते आपका हैं, एक कभी चीज तो डालते हैं। कहना मानना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ कराएं तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसकी एक तो लैंड की स्ट्रेंथ चेक कर लें, क्योंकि पॉइंट ये हो गया कि जितनी भी और साइट्स थी वो कंस्ट्रक्शन उनका साल भर के लिए डिले हो गया, तो ये एक बहुत चिंता का मैटर है। और जिनका इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लोग को कहीं से रिलैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसा कोई खास रिलैक्सेशन नहीं है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि उनको टाइम पर यूनिट भी नहीं दे पाए और जो उनका पैसा लगा हुआ है तो वो भी ब्लॉक हो गया। जो NH8 है वो बहुत लकी रहा है हर तरीके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दिल्ली से NH8 स्टार्ट होता है तो गुड़गांव बनस्पत NCR के दूसरे एरियाज हैं, फैजाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, उनके मुकाबले गुड़गांव ज्यादा डेवलप हुआ है, NH8 पर है। और सेम यही स्थिति आज अगर आप जयपुर से जब सिटी एरिया से बाहर निकलना शुरू हुए तो तब वैशाली नगर में लोग कहते थे कि वहाँ क्या बसेगा, बट आज की डेट में अगर आप वैशाली में चले जाए तो लाख रुपया गज में सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट है और कमर्शियल तो आप भूल ही जाए कि अब आपको कुछ मिलेगा।